नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियां जोर पकड़ती जा रही है। बीजेपी ने प्रदेश के उन 60 सीटों के लिए खास रणनीति तैयार की है जहां पर बीजेपी को कभी कामयाबी नहीं मिली। वहीं मतदाता को बूथ तक पहुंचाने के लिए 10 लाख पन्ना प्रमुख नियुक्त किए जाएंगे। वहीं यूपी दौरे पर लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की नवरात्रि से शुरू होने वाली प्रतिज्ञा यात्रा को अंतिम रूप देने के लिए बैठकें कर रही है। तो प्रगतिशील सोशलिस्ट पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को गठबंधन पर मोहर लगाने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। रिपोर्ट देखिए। सभी सियासी दलों को चुनाव लड़ना और जीतने की बीजेपी की इच्छा शक्ति से सबक लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मतभेदों के बावजूद बीजेपी आला कमान अगले विधानसभा चुनाव के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 312 सीटें जीतने वाली बीजेपी अब उन सीटों पर कब्जा करने की योजना बना रही है जिन सीटों पर उसे कभी जीत ही नहीं मिली। पार्टी को कुल 78 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें से इस तरह की करीब 60 सीटें हैं। इस बार इन सीटों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहली वो सीटें जहां जीत की संभावना है, दूसरी श्रेणी में उन सीटों को रखा गया है जहां पर मेहनत कर जीत हासिल की जा सकती है, और तीसरी कैटेगरी में वो सीटें रखी गई हैं जहां जमीन तैयार करने की जरूरत है ताकि आगे के चुनावों में संभावना बन सके। इसके अलावा बीजेपी अपनी पन्ना प्रमुखों की सेना के दम पर किसी भी बड़ी से बड़ी पार्टी को पानी पिलाने का दम थम रखती है। चुनाव में सबसे बड़ी समस्या उदासीन होते मतदाताओं को मना पटाकर मतदान केंद्र तक पहुंचाने की है। वोटर लिस्ट के हर पन्ने में करीब 30 मतदाता होते हैं। ऐसे में बीजेपी यूपी में करीब 10 लाख पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति की योजना पर काम कर रही है। जाहिर है 14 करोड़ 40 लाख मतदाताओं में से 3 करोड़ मतदाताओं पर सीधे सीधे नजर रखी जाएगी। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप समूहों के जरिए उन्हें पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की कमजोरियों और हिंदुत्व की विचारधारा पर कंटेंट परोसा जा रहा है। 25 सितंबर तक देश के 1,63,000 से ज्यादा बूथों पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कर दिए गए हैं। हर एक ग्रुप में कम से कम 100 मेंबर बनाए जा रहे हैं। मंडल और जिला स्तरों पर भी सोशल मीडिया टीम खड़ी कर दी गई है। दिलचस्प बात यह है कि मोदी योगी सरकार पर कार्टून बनाने वालों, कार्टूनिस्टों पर कहर ढाने वाली बीजेपी सरकार चुनाव जीतने के लिए अपनी सोशल मीडिया टीम से कार्टूनिस्टों और मीम्स तैयार करने वाले भी जोड़ रही है। बीजेपी का टारगेट यूपी का 50% वोटर है। इसके लिए जातिवादी गठबंधन तैयार करने में भी लगी हुई है। निषाद पार्टी से गठबंधन हो गया है, अपना दल को मना लिया गया है और भी कई छोटे दलों को भी मनाया बहलाया जा रहा है। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में प्रदेश के दलित पिछड़े चेहरे शामिल किए गए हैं, जबकि योगी सरकार के 24 मंत्रियों में से 12 ब्राह्मण और ठाकुर हैं। चुनाव से ठीक पहले 17 पिछड़ी जातियों को भी ओबीसी में शामिल करके लॉलीपॉप पकड़ाने की योजना है और इसके बाद पार्टी चेहरा बदलने का ब्रह्मास्त्र भी इस्तेमाल करने की तैयारी में है। समझा जा रहा है कि वर्तमान विधायकों की लोकप्रियता और काम का गोपनीय सर्वेक्षण करवा लिया गया है और हर दूसरे विधायक का पत्ता काटने की योजना है। इसके अलावा बीजेपी के पास हिंदुत्व का एक सुपर ब्रह्मास्त्र है, जिसे चलाने के लिए मुसलमानों का नाम भर लेना काफी है। कर्नाटक के सांसद और बीजेपी के युवा नेता तेजस्वी सूर्या उग्र हिंदुत्व का माहौल बनाने यूपी पहुंच रहे हैं। वहीं 5 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का एक दिन तो सिद्धू के इस्तीफे की वजह से बर्बाद हो गया। प्रियंका ने सारी बैठकें रद्द कर दी थी और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत सभी नेताओं को लौटना पड़ा। बहरहाल नवरात्रि से कांग्रेस प्रदेश में 12,000 किलोमीटर की प्रतिज्ञा यात्रा करने की तैयारी में है। ये प्रतिज्ञा यात्रा हर जिले और मंडल से होकर गुजरेगी और प्रियंका हर मंडल में जनसभा करेंगी। प्रियंका गांधी 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र वाराणसी से इस यात्रा का आगाज करेंगी। 19 नवंबर को इंदिरा गांधी की जयंती पर लखनऊ में एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी। हालांकि कांग्रेस भी सोशल मीडिया से प्रचार के मामले में बीजेपी की नकल की कोशिश में है, लेकिन बीजेपी से कांग्रेस कोसों पीछे है, जबकि कांग्रेस अच्छी तरह से जानती है
कि बीजेपी दूसरी पार्टियों और विचारधाराओं के खिलाफ नकारात्मक प्रचार के दम पर चुनाव जीतती रही है, लेकिन पार्टी के पास ना तो पैसा है, ना ही कार्यकर्ता और ना ही प्रचार की आधुनिक तरकीबों के जानकार ही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी भी तैयारियों में जुटी हुई है। अखिलेश यादव अब मुस्लिम वोटरों को अपने साथ मनाकर चल रही हैं और अब वो दूसरी पिछड़ी जातियों को साथ लाने की कोशिश में हैं। इसके लिए वो छोटी छोटी जातियों के नेताओं और उनकी पार्टियों के साथ गठबंधन या तालमेल कर रहे हैं। वहीं बीएसपी से मोहभंग के कारण छिटके हुए नेताओं जैसे लालाजी वर्मा, राम अचल राजभर और आरएस कुशवाहा को साथ लेने के लिए बातचीत जारी है। केशव प्रसाद मौर्य की मिसाल देकर बताया जा रहा है कि ओबीसी का चेहरा दिखाकर अगड़ों की पार्टी बीजेपी पिछड़ों के वोट भर लेती है, लेकिन उनको उनका हक भी नहीं देती है। वहीं चाचा भतीजा के बीच फिर मतभेद सुलगता नजर आ रहा है। प्रगतिशील सोशलिस्ट पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव से गठबंधन पर जल्द से जल्द फैसला लेने को कहा है। ऐसे में बीजेपी की चुनावी तैयारियों ने सभी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीआई। और चलिए आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सियासत आखिर कहां जा रही है, किस तरह की तैयारी की जा रही है और क्या जमीनी स्तर पर वाकई पार्टियों ने जो तैयारी की है या फिर की जा रही है उसका असर देखने को मिल रहा है। विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। ऋषभ तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त ऋषभ तिवारी जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। और इस बीच हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक राय जी जुड़े हैं, स्पोक पर्सन है सपा के। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के स्पोक पर्सन है। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा ऋषभ तिवारी जी आपसे है। ऋषभ जी, सवाल इस बात को लेकर है कि पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति अब क्या उन 60 सीटों पर भी बीजेपी की निगाहें हैं जिन पर कभी भी बीजेपी नहीं जीती है? ऋषभ जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बताइए। जी ऋषभ जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्या उन सीटों पर भी अब बीजेपी की निगाहें हैं जिस पर अभी तक बीजेपी नहीं जीती है, और क्या यही कोशिश है कि पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति की गई है? और क्या आपको लगता है कि पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति करने के बाद इन 60 सीटों को निकाल लिया जाएगा क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन की संरचना होती है वो पहले से ही बूथ स्तर तक काम करती है, और बूथ स्तर पे जाकर काम करने हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। क्या प्रमुख और नियोजक के तौर पर हम वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं। डेफिनेटली जो हमसे आ गई थी, आने वाले समय में हम जरूर चाहेंगे कि वो सीटें हम जीते, और मुझे लगता है कोई पार्टी जहाँ भी वो रहते वहाँ से चुनाव जीत कर आए। तो मुझे लगता है कि इसमें आश्चर्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे प्रधानमंत्री का चुनाव हो, पार्टी के 7 चुनाव होता है, और हमारे हर चुनाव में हमारे कार्यकर्ता उसी से काम करते हैं के साथ वो उस लगे। जी अभिषेक जी, आपसे भी मैं समझना चाहूंगी क्योंकि शिवपाल यादव ने आप लोगों को अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जल्द से जल्द साफ करे सपा कि वो गठबंधन करना चाहती है या नहीं करना चाहती। 11 अक्टूबर तक का उन्होंने समय दिया है। ऐसे में क्या ये साफ हो जाएगा? अगर हाँ तो कब तक साफ होगा कि सपा प्रसपा के साथ गठबंधन कर रही है या फिर नहीं? देखिए नेहा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार ये चीज स्पष्ट करी है कि हम छोटे दलों के साथ समझौता करने जा रहे हैं। शिवपाल जी की पार्टी जी उसमें से एक पार्टी है, हम उनके साथ समझौता कर रहे हैं। जसवंत नगर की सीट हमने पहले ही उनके लिए छोड़ दी है। बाकी उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके साथी हैं, हम उसको ससम्मान उनको समायोजित करेंगे। ये हमारी पार्टी को ये पता है कि उत्तर प्रदेश की जनता बड़े उम्मीद से अखिलेश यादव की तरफ देख रही है, और शिवपाल जी भी ये बात समझते हैं। उन्हें पता है कि अगर उत्तर प्रदेश का कोई विकास कर सकता है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। उनके पास एक विजन है। हम विकास की राजनीति करते हैं। आप देखें, भाजपा की सरकार ने सिर्फ उद्घाटन का उद्घाटन करा, शिलान्यास का शिलान्यास करा, फीते का फीता काटा। तो इनके पास बताने को 4.5 साल में कोई काम नहीं है।
इन्होंने समाजवादी पार्टी के कामों पे अपनी नाम पट्टिका लगा के उसका फीता काटा। ये 5 काम भाजपा के प्रवक्ता नहीं गिना सकते जो इन लोगों ने किया, जिसका इन्होंने शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया। हमने 22 महीने में एक्सप्रेसवे बना के दिया, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। ये 5 साल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं बना पाए जो हमने बना के दिया था। उसके बाद आज आप देख लो उसमें कितने गड्ढे बन गए। आप जो मेरठ तक एक्सप्रेसवे बना है, दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे, ठीक है 14 किलोमीटर में ठीक है, मैं समझ गई सर आप क्या कहना चाह रहे हैं अभिषेक जी, लेकिन ये भी स्पष्ट कर दीजिए प्रसपा के साथ तो आप गठबंधन कर रहे हैं और कौन कौन सी पार्टियों को साथ लेके चलेंगे? देखिए, जितने भी छोटे राजनीतिक दल हैं, जो समान विचारधारा के दल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से इस प्रदेश की जनता को आजादी दिलाना चाहते हैं, AIMIM के साथ भी समान विचारधारा है क्या आपकी? बिल्कुल। आप मेरी पहले बात समझ लें, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एकदम साफ बात कर दिया। जो आदमी 100 सीटों पे लड़ने की बात कर रहे हैं, क्या वो सरकार बना रहे हैं? 100 सीटों पे लड़के क्या आप सरकार बना लोगे? किसकी मदद कर रहे हैं? सबको पता है। बिहार में किसकी मदद करी, बंगाल में भी किसकी मदद करने की कोशिश करी, पर इस देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, उसे पता है उसे अपना वोट कहाँ देना है। ठीक है, ठीक है। प्रदीप सिंह जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, सवाल इस बात को लेकर है, अब कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिज्ञा यात्रा निकालने की बात कही जा रही है नवरात्रि की शुरुआत से ही। ऐसे में क्या आपको लगता है कि प्रतिज्ञा यात्रा निकालकर जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा? अगर हाँ, तो किस आधार पर आप वोट मांग रहे हैं सर? वो कवर निकाल लेना, कवर निकाल। प्रदीप जी, आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है आवाज नहीं मिल पा रही है। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल और कहीं ना कहीं बातचीत की है अभिषेक जी ने। ऋषभ जी, सवाल इस बात को लेकर है, AIMIM की अगर हम बात करें तो इनका कहना है कि किसकी मदद की थी पश्चिम बंगाल में, बिहार में जब चुनाव हुआ था तो किसकी मदद की थी? ओवैसी ने। और कहीं ना कहीं इशारा इसी तरफ है कि बीजेपी के बी टीम की तरफ काम कर रहे हैं ओवैसी। तो क्या वाकई आपको लगता है कि अगर वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं 100 सीटों पर तो सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होगा? देखिए, दूसरे के कंधों पे बंदूक रख के अपनी राजनीति गोलियां चलाना ये इन पार्टियों का काम हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी अपने नीतियों के साथ कभी समझौता नहीं करती है। सर, तुरंत उंगली नहीं उठाइए। मैंने बहुत विनम्रता के साथ और शांति के साथ आपके सारे वाक्यों को सुना है। कृपया करके सच सुनने की हिम्मत रखें। पहली बात तो ये, जब भी चुनाव हारेंगे ये ठिकरा या तो किसी और पे फोड़ेंगे। अपनी गलतियां इन्हें दिखती नहीं है कि वो जनता इन्हें क्यों नकार रही है। चाहे राष्ट्रहित के मुद्दे हो, चाहे राज्य हित के मुद्दे हो, चाहे बात सेना की हो, डॉक्टर की हो, और चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं की हो, ये हर वक्त केवल जनता को बरगलाने का काम करेंगे। जनता इनको घर बैठाएगी, फिर ये बात करेंगे बीजेपी की बी टीम ये है, बीजेपी की ए टीम ये है। आज तक इन्होंने कभी ये प्रूव नहीं कर पाए, आज तक इनके माध्यम से कभी ये साबित नहीं हो सका कि वो किसके लिए कौन क्या काम कर रहा है। लेकिन अपनी गलतियों पे रिसर्च करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी जीत कैसे रही है उस पर ये ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो अगर सच में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को समझना है, नीतियां तो ठीक है सर, लेकिन अभिषेक जी, सवाल इस बात को लेकर है, हिंदुत्व के किले में क्या सेंध लगा पाएंगे क्या? जी, कृपया अपना प्रश्न दोहराएंगे आप? अभिषेक जी से सवाल है सर मेरा कि हिंदुत्व के किले में सेंध लगा पाएंगे सर? जो हिंदुत्व का एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, जिसे लेकर वो आगे बढ़ती है और ठोक के कहती है कि हाँ, हम हिंदुत्ववादी पार्टी है, हमारी छवि ऐसी है, तो क्या वहां पर सेंध लगा पाएंगे आप? आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूं, अखिलेश यादव जी भी हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं। क्या इसका सर्टिफिकेट किसी और पार्टी से हमें नहीं चाहिए? किसी और पार्टी से नहीं चाहिए। जो पार्टी दलितों और ओबीसी से बेईमानी करती हो, जो जातिगत जनगणना का विरोध करती है सुप्रीम कोर्ट में, और ये झूठ बोलते हैं, जुमलों की सरकार है। संसद में इन्होंने कहा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि हम जातिगत जनगणना करेंगे। क्या ओबीसी हिंदू नहीं है? क्या दलित हिंदू नहीं है? ये गलत बात है। इनको जरा बताएं कि सबसे पहले जनगणना को लेकर आंकड़े की बात है। आप चैनल पर बैठ के गलत बात करेंगे तो बर्दाश्त तो किया नहीं जाएगा ना। तो कृपया फैक्ट पर कराएं। जस्ट ट्राई टू लिसन व्हाट आई एम स्पीकिंग, व्हाट द नेशन। हिंदी चैनल पर बैठे हैं, थोड़ा हिंदी का प्रयोग कर लें। आप इंग्लिश अरे चैनल पे हिंदी नहीं का है। प्रयोग कर लूंगा।
कर लूंगा, हिंदी का ही प्रयोग कर रहा हूँ, मत चिंता करो, उस बात की आप चिंता ना करो। हिंदी और अंग्रेजी में मत जाओ। गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए सर, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। अरे आप ऋषभ जी जवाब तो सुन लो, हम आपसे पूछ रहे हैं ना। आपने संसद में वादा किया हम जातिगत जनगणना कराएंगे, आपने सुप्रीम कोर्ट में क्यों हलफनामा दिया? आपके प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी आरक्षण नीट में क्यों मंजूर किया? नहीं, अगर ये कहा जाता है, नहीं ये कहा जाता है कि हिंदुत्ववादी छवि है, हिंदुत्ववादी पार्टी है, या फिर हम तो देशभक्त है जी, तो क्या जो बीजेपी में नहीं है वो देशभक्त नहीं है क्या? एक बहुत बड़ा सवाल है। लोकतंत्र आप देख रहे हैं, खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर कांग्रेस के नेता प्रदीप सिंह जी आपसे है। प्रदीप जी, उम्मीद करती हूँ आपको आवाज भी मिल रही होगी, और सवाल ये है कि अब क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका गांधी आखिरी शस्त्र है, और सवाल ये भी कि क्या प्रियंका गांधी पर दांव लगाया जा रहा है और कोई अब विकल्प नहीं बचा है, और कितनी उम्मीदें अब उनसे कांग्रेस पार्टी को है? यह देखिए, प्रियंका गांधी जी हमारी राष्ट्रीय महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी, उनकी जिम्मेदारी है, और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंतिम नागरिक की आवाज बन सरकार के सामने खड़ी। आज परिस्थितियां क्या? आज भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या वायदे किए थे, कि क्या वो बता सकते हैं कि मंडल स्तर पर उन्होंने किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज चलाने की बात की, कितने कोल्ड स्टोरेज बाहर मंडल ब्लॉक स्तर पर और मंडल स्तर पर कितने हैं इसके लिए? क्या ये बता सकते हैं कि कितने नौजवानों को उन्होंने रोजगार दिया? क्या ये बता सकते हैं कि कानून व्यवस्था के खिलाफ ये सरकार आई थी? कानून व्यवस्था पे उत्तर प्रदेश की हैसियत क्या है? जब हम इस समय बहस कर रहे होते हैं, उसी समय प्रदेश के मुखिया के 2 दिन पहले खबर आती है, व्यापारी वहाँ का विकास देखने गया था अपने मित्र के बुलावे पर। वहाँ पर पुलिसिया तंत्र ने किस तरीके से बर्बरता पर व्यवहार किया, उसकी मौत हो जाती है। इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, और ये बताना चाहिए कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों से क्या वादा किया था, किसानों से क्या वादा किया था, और उत्तर प्रदेश की आवाम से क्या वादा किया था। क्या इन सारे वादों से सफल हुए हैं और खड़े उतरे हैं क्या? जहाँ तक रही उत्तर प्रदेश कांग्रेस की बात, तो अजय कुमार ठीक है प्रदीप जी, मैं लौटूंगी आपके पास। शिवम, ठीक है, सवाल खड़ा कर, ठीक है ऋषभ जी, सवाल इस बात को लेकर है, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि हम तो चले जाएंगे जी, क्योंकि जनता के बीच में जाना है, हमें वोट मांगना है, और ये दावा करना है कि हाँ आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें जिताइए, हम आपके लिए काम करेंगे। लेकिन आप लोग किस मुंह से जाएंगे? क्या काम आप लोगों ने किया है? किस आधार पर जनता से वोट मांगेंगे? ऋषभ जी, सबसे पहला काम जो हमारी पार्टी ने किया है वो है उत्तर प्रदेश में जो एक भय की सरकार और ठेकेदारों की जो सरकार चलती थी, उसको पारदर्शिता के तहत हमने लाने का काम किया है। और दूसरी बात ये करते, आपने युवाओं के लिए क्या किया, अपने किसान के लिए क्या किया? आप इस मुंह से ये बात कह रहे हैं विपक्ष की पार्टी, मुझे बिल्कुल शर्म मारी इनके वाक्यों पे। ये यही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने कृषि क्रेडिट कानून लाने का काम किया है। ये यही भारतीय जनता पार्टी है जो हर 4 महीने तक 2000 रुपए डायरेक्ट किसान निधि के तहत किसानों को देने का काम किया है। युवाओं के लिए छात्रवृत्ति लाने का काम किया है। स्टैंड अप इंडिया के तहत योगदान लाने का काम किया है। और आप कृपया करके अपने पार्टी के कार्यकाल को ना भूले, जहाँ सरकार एक तहसील की से चलती थी और उसे चलाने वाला उसका पार्टी का मंडल अध्यक्ष होता था। यहाँ आज अगर भाजपा को कोई बड़ा नेता भी है तो उसे एक लोकतांत्रिक गतिविधि के तहत आना पड़ता है। और ये खुदा यूपी नहीं भूला है जो समाजवादी पार्टी के समय देखा गया था। तो कृपया करके हमें ना बताए। और 18 जहाँ पे 70 साल तक इतने मुश्किलों से ये देश गुजरा, उसके बाद अगर आप 70 साल के बाद गाँव में बिजली हम पहुंचा रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हम पहुंचा रहे हैं। अगर सर आपने बेसिक स्ट्रक्चर सही कर दिया रहता तो आज हम भी प्रो डेवलपमेंट की बात करते, प्रो एक्टिव रूप से काम करते। ना तो आपने कोई ढंग से रोजगार लाने का काम किया, ना तो आपने ढंग से कोई यूपी में कोई रोल मॉडल लेकर आए। केवल और केवल जातिवाद की राजनीति को खड़ा करने का आप लोगों ने काम किया। जातिवाद की राजनीति खड़ी की है डॉक्टर अभिषेक राय। हिंदुत्व का मतलब समझ रहे, स्वर या फिर स्वर संगठन वाली भारतीय जनता पार्टी है। हिंदुत्व मतलब किसी भी जाति और धर्म के आधार से हम निर्णय लेने वाली ठीक है ऋषभ जी, लौटूंगी आपके पास। ऋषभ जी, मैं लौटूंगी आपके पास। अभिषेक जी का रुख कर लेते हैं जी।
नेहा जी, अभी देखे ना, मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, भाजपा के चाल और चरित्र में अंतर है। ये लोग कितना झूठ बोलते हैं। अभी ये कहते हैं ना 70 साल 70 साल 70 साल, अरे 75 साल देश को आजादी हुए, वाजपेयी जी की सरकार गिन लो और इनकी सरकार गिन लो, 14-15 साल ये लोग रहे। ऋषभ जी बात सुनो, ऋषभ जी बात सुनो, ऋषभ जी पढ़े लिखे आदमियों बेवकूफों जैसी बात मत करो, पढ़े लिखे आदमियों बेवकूफों जैसी बात मत करो, बेवकूफों जैसी बात मत करो। राष्ट्र को संसार करने का काम किया है 1977 ठीक है, एक एक करके अपनी बात कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की बात करते हैं। ठीक है, रखिए रखिए अपनी बात। ऋषभ जी देना जानते रुक जाइए। ये सिर्फ जुमले देना जानते हैं। नेहा जी, वाजपेयी जी की सरकार गिन लीजिए, 89 से 91 इन्होंने सपोर्ट किया था, वो सरकार गिन ले। मैं पीरियड गिना सकता हूं। ये 75 साल देश को आजादी को 70 साल करते रहते हैं। 7 साल से मोदी जी की सरकार है। अरे कितना झूठ बोलोगे, 15 साल आप भी तो रह लिए। क्या किया आपने देश के लिए? फिर झूठ बेचा आपने, प्रवेश दिए। नेहा जी सुन, इनको जवाब सुनने दीजिए जी। इन्होंने 30 PSU भेज दिए। उत्तर प्रदेश की बात करूं, 4.5 साल में ऋषभ तिवारी जी से पूछता हूं, 5 नए काम गिना दो जिसका शिलान्यास किया हो, उसका उद्घाटन किया हो, नहीं बता पाएंगे। इनको पता ही नहीं है, जवाब देने चैनल पर नहीं गिना पाओगे। ठीक है, जवाब तो ले लीजिए। हमारा अभिषेक जी जवाब ले लेते हैं ना सर, आपने सवाल पूछा है, आप शांति से सुनिए। ठीक है, 5 काम गिना दें। ठीक है, आज ये कह रहे हैं क्या किया आप लोगों ने इतने सालों में। आज अगर आपने प्रश्न किया है तो किसी धैर्य से जवाब सुनने की भी हिम्मत रखें। अगर आज इतने साल के बाद भी अगर हम स्वास्थ्य बीमा देने की बात करते हैं तो ये आपकी भी झूठ बोलते हो। अगर इतने साल के बाद भी हम गाँव में सड़क बनाने की बात करते हैं तो ये मैं आपको बता रहा हूँ सर। और इतने साल बाद भी अगर हम मैं डॉक्टर हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं। स्वास्थ्य बीमा की बात कर रहे हैं, पिछले 6-7 साल में ये झूठ बोलते हैं। ये लोग ना राष्ट्रीय चैनलों पे झूठ बोलना चाहते हैं। ये जुमलों की सरकार है। नेहा जी सुने, मुझे मैंने बोला ना, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐसे नहीं। एक अभिषेक जी, मैं आऊंगी आपके पास। अब आपसे आपको जवाब पूरा वक्त दूंगी, बोलेंगे आप। जातिवाद की राजनीति करती थी ना तो करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे यहाँ टाइटल देखा नहीं जाता। ऋषभ तिवारी जी 5 नए काम गिनाओ। ठीक है, बात ना करें तो बेहतर होगा। ठीक है सर, जनता को बताएंगे कि उन्होंने क्या काम किया है, क्या नहीं काम किया है। लेकिन एक प्रदीप जी, आपसे मेरा सवाल है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया आजकल बात की जा रही है कि बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, कांग्रेस भी बहुत अच्छे से तरीके से इस्तेमाल करेगी सोशल मीडिया, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि अगर मोदी की सरकार बनी उसमें भी सोशल मीडिया का बहुत योगदान था। योगी सरकार बनी, सोशल मीडिया का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया बीजेपी की तरफ से। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया का अटैक का सामना कर पाएगी कांग्रेस, और क्या इसके लिए तैयार है? अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की पूरी बात मैं नहीं सुन पाया, लेकिन हम फिर भी आपके सवालों का जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए, यहाँ पे सोशल मीडिया की बात है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और हमने ब्लॉक स्तर पर हमारी तैयारी है, हमारी सेनाएं तैयार है और हम लगातार अपनी बात कर रहे हैं। और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से RSS का और भारतीय जनता पार्टी के सरकार का सच लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने तमाम बातें की, हो सकता तमाम बातें हम सुन नहीं पा रहे हैं, उनकी बात साफ और स्पष्ट नहीं आ पा रही है। फिर भी हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप अपने 4.5 साल के कार्यकाल में आपने दिया क्या, इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना पड़ेगा। जब आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो आप ये बताइए कि योगी जी की सरकार सिर्फ हिंदुत्व की बात करती है। आप उस हिंदुत्व की बात करती है जहाँ खुशी से भी, जैसे यदि बच्चियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो हिंदुत्व की बात करती है जहाँ मनीष गुप्ता की हत्या हो जा रही है और उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो हिंदुत्व की बात करती है जहाँ संतों की 11 से ज्यादा संतों की हत्याएं हो चुकी हैं। क्या आप उन विकास की बात करते हैं जहाँ पे आपने 14 जून के बाद गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश देने की बात की थी और आज लखनऊ के अंदर 40,000 से ज्यादा गड्ढे हैं। क्या आप उस रोजगार की बात करते हैं कि आज बेरोजगार नौजवान सड़कों पे आ रहा है, लगातार लाठियां कर रहा है, सरकार एकदम संवेदनहीन हो गई है। क्या आप उस नौकरी की बात करते हैं जहाँ पे नर्सिंग भर्ती घोटाला सामने आता है, नलकूप भर्ती घोटाला सामने आता है,
पुलिस भर्ती घोटाला सामने आता है, शिक्षक भर्ती घोटाला सामने आता है, क्या इस तरह की नौकरी की आप बात कर ठीक रहे है हैं? ऋषभ जी इन से इस पे सवालों के रिएक्शन ले जवाब लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना होगा और ये यहाँ स्पष्ट है कि इन सवालों के साथ उत्तर प्रदेश की आवाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जवाब देंगे। ठीक है ऋषभ जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी प्रदीप जी कर रहे थे। उन तमाम मुद्दों पर जनता को क्या जवाब दिया जाएगा सर? और सवाल ये भी है कि सोशल मीडिया को मजबूत कर रखी है बीजेपी और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी अब तो शुरू कर दिया गया है जिसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके और बीजेपी के जो उपलब्धियां हैं उनको बताया जा सके। अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या कैबिनेट का विस्तार करके बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापस आ जाएगी? क्या व्हाट्सएप ग्रुप को खड़ा करके सोशल मीडिया को स्ट्रांग करके क्या एक बार फिर से सत्ता में आ जाएगी? अब सवाल इस बात को लेकर है कि मोदी सरकार ने जब कैबिनेट का विस्तार किया उत्तर प्रदेश को ज्यादा तरजीह दी, इससे क्या आ जाएगी क्या सत्ता में? या फिर अब जिस तरह से चुनावी घोषणाएं की जा रही है उससे सत्ता में आ जाएगी? या फिर सर जब आप जनता के बीच में जाएंगे वो पूछेंगे 5 साल में भैया आपने क्या किया, किस आधार पर हम आपको वोट दें? मैम सबसे महत्वपूर्ण, आपने एक साथ बहुत सारे प्रश्न कर दिए हैं तो कृपया करके एक एक जवाब ले लें। हाँ। सबसे पहली बात, सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग की बात आपने कही, व्हाट्सएप हाँ। ग्रुप बनाने की बात आपने कही। हाँ। भारतीय जनता पार्टी नई तकनीकों का हमेशा से स्वागत की है और चाहे 2014 का लोकसभा हो चाहे 2012 से ही हो, हमने डिजिटल इंडिया पे पुरजोर फोकस किया है और ये वही पार्टियां हैं जो उस समय करती थी। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया की पार्टी बनते जा रही है और आज आपको पता होना चाहिए यही पार्टियां उसी सोशल मीडिया के माध्यम से टूलकिट का उपयोग करती है, जो बेहद ही शर्मसार करने वाली बात है। तो सोशल मीडिया पे अपनी राजनीति अच्छी पॉलिसी को रखना मुझे नहीं लगता कोई गलत बात है। और अगर भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पे स्ट्रांग है तो इस पे विपक्ष को चिंता अपने पार्टी के अंदर करनी चाहिए कि वो स्ट्रांग क्यों नहीं है। हमारा तो सीधा सा सवाल है ना सर, अगर आपने इतना बेहतर काम किया है तो आपको सोशल मीडिया की जरूरत ही नहीं होगी। अगर आपने इतना बेहतर काम किया है तो आपको तमाम और चीजों की जरूरत ही नहीं होगी। सर क्यों कैबिनेट का विस्तार किया गया ये समझ से परे है ना सर। 4 महीने पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पार्टी की विफलता कब से दर्शाने लग गया? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है आपकी बातों पे। आपका APN चैनल भी सोशल मीडिया पे अलग अलग जगह प्लेटफॉर्म पे है। आज के डेट में सोशल मीडिया एक सीधा सा प्रचार का सबसे अच्छा माध्यम है कि लोगों को बिना भीड़ भाड़ में ज्यादा बुलाए कि लोगों तक सही मैसेज पहुंचाने के लिए। नहीं सर, मेरा सीधा से ये सवाल है सर, प्रचार अगर सपा करे, सर अगर प्रचार कांग्रेस करे या फिर तीसरी और बहुजन समाज पार्टी करे तो हमें समझ में आता है कि चलिए वो विपक्षी पार्टी है, प्रचार कर रही है, प्रसार कर रही है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी करे जो कि सत्ता में है सर, जो सत्ता में है, तो उसे प्रचार की जरूरत है क्या? नेहा जी, मैम आपके सवाल अगर जनता भी सुन रहे होंगे तो उन्हें हंसी आई होगी कि सोशल मीडिया पे प्रचार करना कहाँ से गलत है। सर मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रही, मैं तो और प्रचार की बात कर रही हूँ। सोशल मीडिया पे भी अगर आप प्रचार कर रहे हैं तो इसका वजह क्या है? इसकी वजह क्या है कि आपको प्रचार करने की जरूरत आन पड़ी है? सोशल मीडिया पे और अगर दर्शक हंस रहे हैं तो सर हंसने दीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 20 साल पहले जाएंगे तो लोग खुद से कार्डबोर्ड बना के प्रचार करते थे। उसके बाद माइक का सिस्टम आया, उसके बाद पहले रेडियो था, फिर TV आया, फिर LED आया। तो मैम अब धीरे धीरे चीज डेवलप हो रही है। आप क्या कहना चाह रही हैं कि वो मेरा सवाल आप समझ पा रहे हैं? बातों पे मुझे हंसी आ रही है। नहीं, मेरा सवाल आप समझ पा रहे हैं, पता नहीं क्यों आपको हंसी आ रही है, लेकिन सवाल मुझे लग रहा है आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। मेरा सवाल सीधा सा ये है कि सर आप अगर उत्तर प्रदेश की योजनाओं का लाभ मुझे मिला है सर, तो मुझे पता ही हो कि सरकार क्या काम कर रही है। जब आप किसानों के हक की बात करेंगे तो उन्हें हंसी आएगी। जब किसान सड़कों पर होगा तो ये उन्हें आतंकवादी बताएंगे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे कतई फर्क नहीं पड़ता अगर आप हंसेंगे या जनता हंसेगी तो। लेकिन मैं जनता से जुड़ा हुआ सवाल सर आपसे पूछती रहूंगी। आप कृपया करके अपने प्रश्नों पर चिंतन करें। सर मेरा प्रश्न 100% सही है। कौन कहेगा ये गलत है? अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं। नेहा जी मैंने बोला ना, ये लोग डिक्टेट करना चाहते हैं टर्म्स। हिटलर शाही चल रही देश में। 10 महीने से किसान बैठा हुआ है सिंधु बॉर्डर पे, उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। ये आपसे भी चाहते हैं, आप इनके मन का प्रश्न पूछो। ऐसा नहीं चलेगा। देश की जनता की आवाज सबको उठानी है, चाहे आप उठाएं चाहे विपक्षी पार्टियां उठाएं, हम सब उठाएंगे। दूसरी बात, ये प्रचारजीवी लोग हैं। ये अमेरिका की फैक्ट्री की फोटो ले आते हैं, ये कलकत्ता की रोड की फोटो ले आते हैं। अगर इन्होंने कोई काम किया होता तो अपनी फोटो लगाते। आप बताएं
पूर्वांचल 14 किलोमीटर मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे, उसमें 35 गड्ढे बन गए हैं, सारी दुनिया देख रही है। ये इनका विकास का मॉडल है। आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वो देख लें, आज तक वो अभी चालू नहीं हो पाया। लेकिन अभिषेक जी, इसमें भी कितनी कोई जगह दो राय दरारें नहीं है ना पड़ गई और सर घट गई। कि अगर आपने भी बहुत बेहतर काम किया होता तो देखिए, क्या जनता नेहा जी, आपकी सरकार को हटाती क्या? ऐसे हमारे नेहा सामने जी, बहुत सारे विकल्प है नहीं, सर नहीं, कि लगातार नहीं, सरकारें नहीं, बन रही है। नेहा जी, मैं इसका जवाब दे रहा हूं, मैं इस बात का जवाब दे रहा हूं। जनता जनार्दन ने हमें हटाया, हमने अपनी गलतियां एक्सेप्ट करी और सारी चीजें मानी, पर जनता जनार्दन को ये पता नहीं था कि जो महंगाई इनके लिए डायन होती थी, आज वो डायन नहीं है। आज रोटी महंगी हो गई, दाल महंगी हो गई, सरसों का तेल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, किसान की खाद महंगी हो गई, डीएपी महंगा हो गया। इस पे ये बात ही नहीं सर कर रहे आपके हैं। पास तो जनता बहुत सारे इनके विषय बदलावे में आ गई। है, बहुत सारे विषय है जनता इनके अभिषेक बदलावे जी। में आई। अभिषेक जी, आपके पास तो बहुत सारे विषय है, फिर आपको गठबंधन की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्या ये हमने बोला ना, हमने बड़े राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं कर रहे हैं, हम समान विचारधारा। वो भी तो एक्सपेरिमेंट आपने कर ही लिया ना, छोड़ा है क्या उसको? ठीक है, मैं इस पे आपसे सवाल पूछूंगी। चीज कहना चाहता था, देखिए समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करना चाहती है और इसीलिए आपने देखा अभी पंचायत चुनाव हुए थे, जब बैलेट से वोट हुए, उसमें समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी बन के आई। जनता ने इनको आईना दिखाने का काम किया। आपने कहा ना कि इन्होंने जो झूठे वादे किए थे, आज किसान 10 महीने से सिंधु बॉर्डर पे परेशान है। आज महंगाई चरम सीमा पे है। 2014 में जो महंगाई डायन होती थी, भारतीय जनता पार्टी के 2 केंद्रीय मंत्री आज दिल्ली में बैठे हुए हैं, सूट में बैठे हुए हैं, वो सिलेंडर लेके घूमते थे, आज वो नहीं दिखेंगे आपको। और ना ये महंगाई पे बात करना चाहते। डीएपी महंगा हो गई, खाद महंगा हो गई, गन्ने का मूल्य इन्होंने 400 रुपए कहने का वादा किया था, 2017-18 में इन्होंने 10 रुपए बढ़ाया, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 रुपए बढ़ाया, 350 रुपए। अरे जब 35% डीजल की वजह से सिंचाई और ढुलाई महंगी हो गई, तो आप 25 रुपए देके क्या किसान का मजाक उड़ा रहे हो? अरे आप 400 रुपए क्यों नहीं करते? वरुण गांधी जी ने कहा, इनके सांसद है भारतीय जनता पार्टी, कि 400 रुपए करना चाहिए। ये किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं। आज सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। नहीं सर, ये भी तो सवाल उठता है ना अभिषेक जी कि बाकी जो सरकारें रही, अगर वही इस ओर बेहतर कदम उठा लेती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। इस ओर सोचा है कभी? नेहा जी, मैं वही बात तो कह रहा हूं। मैं आज हमने बिजली घर बनाए, हमने पावर ट्रांसमिशन लाइन लगाई, हमने थर्मल प्लांट्स बनाए, लेकिन आप इस भाजपा की सरकार से गिना दो 5 पावर प्रोजेक्ट्स पूछ रहा हूं जो इन्होंने बनाए, 5 थर्मल प्रोजेक्ट्स इन्होंने इनसे पूछ लो जो बनाए हो, 5 नए काम इनसे गिना दो जिसका इन्होंने शिलान्यास किया हो और उसका उद्घाटन किया हो। मैं आपसे डायरेक्ट पूछ रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से, ये गिना दें। ठीक है, चलिए प्रदीप जी का रुख कर लेते हैं। प्रदीप जी, सवाल इस बात को लेकर है कि क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि जो विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर लगातार जो तैयारियां हैं उसे मूर्त रूप देने की कोशिश की जा रही है, प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जा रही है प्रियंका गांधी वाड्रा के जरिए, नवरात्र से ही शुरू होगी, लेकिन इस बीच टिकट बंटवारे में किस तरह की सतर्कता बरती जाएगी कांग्रेस की तरफ से? निश्चित तौर पर नया हमारे यहाँ बैठकें चल रही हैं और इस पर काम हम 6 महीने पहले से हमारी विधानसभा स्तर पर जाकर वहाँ पे जो भी संभावित प्रत्याशी हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में एक मजबूत और दमदार प्रत्याशी को जोड़ने का काम कर रही है। और आपको आने वाले इस हफ्ते के अंदर, दिनों के अंदर आप 100 से ज्यादा सीटें आपको आप 100 से ज्यादा सीटें आपको घोषित आप होकर आपके सामने आएंगी और पूरी तैयारी के साथ हम अकेले उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में हम अकेले अपने दम पर पूरे दमखम के साथ आने जा रहे हैं और इस सरकार को बेनकाब करेंगे। सरकार के उन मुद्दों को हम हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी लगातार उठा रहे हैं और हम सवाल करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, आप कैसे विकास की बात करते हैं? क्या आपके विकास के एजेंडे पर भारत और उत्तर प्रदेश का अंतिम व्यक्ति है क्या आपके विकास के एजेंडे में आज जो सरकार चल रही, क्या ये माना जाए कि सर्व समाज की सरकार है? आज किसी भी थाने में चले जाए केवल एक जाति के लोग आपको दिखाई पड़ते हैं, बड़े से बड़े अधिकारियों में एक जाति के लोग दिखाई पड़ते हैं। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो वादी हो और थानों पे जा रहा है और अपने नाम के आगे मिश्रा तिवारी शुक्ला लगा रहा है, तो थानेदार उससे अभद्रता कर रहा है और उसी की गिरफ्तारी कर ले रहा है।
ठीक। इन परिस्थितियों में आप कैसे ये तय कर सकते हैं और कैसे आप उत्तर प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को ये विश्वास दिला पाएंगे कि आप इस सर्व समाज ठीक की है, सरकार ब्राह्मण वोट भी क्या खेलने की विकास के कोशिश मुद्दे की के जा रही है, एजेंडे पे ब्राह्मण जब आप कार्ड बात खेलने की करते हैं, जब कोशिश हम की जा रही नौजवानों है। की बात ऋषभ जी, करते हैं, सवाल जब इस बात आप को लेकर है, अब विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि ब्राह्मणों का कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है और बेहद प्रताड़ित है इस सरकार में ब्राह्मण। आप खुद भी ब्राह्मण हैं, किस तरह से इसे देखते हैं? देखिए मैम, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि अभी तक मैं इन लोग सारे की बात बिना बीच में इंटरप्ट किए सुना और मैं उम्मीद करूंगा मेरी भी बात ये सुनेंगे। जी जी, रखिए सबसे बात। पहली बात, मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ और मैं इस पार्टी के नेशनल टीम के साथ जुड़ के काम कर रहा हूँ और मैं बकायदा पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे दलित हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सबको एक समान देखा जाता है। और तभी हमारे यहाँ 707 मोर्चा बने हैं, महिलाओं से लेके युवाओं से लेके अल्पसंख्यक तक के लिए मोर्चे बने हैं। और ये वही सरकार है जो SC ST के लिए कानून कैसी बात कर रहे हैं मित्र? योगी जी के एजेंडे में ब्राह्मण तो है ही नहीं। आप ये बताइए, गुजरात से एक महोदय आए थे यहाँ पर योगी जी की सरकार पर अंकुश लगाने, MLC बन के बेचारे आज एक किनारे बैठे हुए हैं। तमाम ऐसे नेता हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आपके एक बड़ा चेहरा थे, बेचारे मेरठ से आज टीवी डिबेट पे बैठ के बात करते हैं। लगातार ब्राह्मणों को अपमानित करने का काम योगी सरकार में लगातार हो रहा है। की बात वो करेंगे जो धर्म के नाम पे देखकर न्याय आज भी खुशी दुबे को अगर न्याय नहीं मिल पा रहा है तो कहीं न कहीं योगी जी की उस नीति की वजह से न्याय नहीं मिल पा रहा है। कोई हत्या एक राजनीतिक का मुद्दा होता है। अगर कोई मर गया तो ये देखेंगे मरा कौन, पहले पता करो। अच्छा दलित मरा, चलो बीजेपी को घेरने का मौका मिलेगा। अच्छा ब्राह्मण मरा, ब्राह्मण को चलो नहीं, इसलिए होगा कि आप लगातार आप तय करते हैं कि अपराधी अगर ब्राह्मण है तो उसके साथ दुर्व्यवहार होगा, अगर अपराधी क्षत्रिय है तो उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उसके वो जेल के अंदर से अपनी हुकूमत चलाएगा। अगर इतने ही अच्छे थे तो सवाल ये है और इन सवालों का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना पड़ेगा। नहीं बैठाती और आने वाला विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत। आज ब्रजेश सिंह जी पूरे प्रदेश में अपना आपराधिक बैकग्राउंड चला रहे हैं, अपना पूरा नेक्सस चला रहे हैं। वजह क्या है? सर, गरम लोहे पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से हथौड़ा मारने की कोशिश अब समाजवादी पार्टी की तरफ से है क्या? अगर ब्राह्मण नाराज है भारतीय जनता पार्टी से तो क्या वो सपा के पास आ जाए, इसीलिए ये बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं क्या कि अगर हम सत्ता में आ गए और ब्राह्मणों ने हमें वोट दिया तो हम भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे और सत्ता में भागीदारी देंगे? तमाम तरह की बातें जब सपा की तरफ से की जा रही है, इसका क्या महत्व, क्या औचित्य है? देखिए नेहा जी, बहुत सी बात है। अभी मैं एक बात बहुत छोटी सी घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी हर सप्ताह गोरखपुर जाते हैं और कल वहां कानपुर के एक व्यापारी का वहां पुलिस उसको इनकाउंटर कर देती है, जो कानपुर का व्यापारी गोरखपुर गया होता। तो ये है प्रदेश की सरकार। हम ब्राह्मणों की बात करते हैं, आप परशुराम जी की बात करती है। मैं परशुराम जी का वंशज हूँ, मैं परशुराम जी का वंशज हूँ और हमारी पार्टी में एक डॉक्टर भी हूँ, लेकिन हमारी पार्टी मेरी जात की वजह से मुझे नहीं बढ़ा रही है। मेरी पार्टी मेरी काबिलियत की वजह से और उसकी वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो मेरी पार्टी जो होते हर वर्ग हर समाज को जोड़ना चाहती है। भगवान परशुराम बड़े वो नेता थे, वो हमारे भगवान थे और हमारी सरकार ने उसमें जयंती दी थी। इस सरकार ने उनकी जयंती पे छुट्टी कैंसिल कर दी। तो ये उनको महानुभाव कहती है इस सरकार। तो आप ये बताएं, हम इस सरकार से जवाब पूछना चाहते हैं कि वो महानुभाव थे कि भगवान थे? वो छठे अवतार थे भगवान विष्णु के। इकाना स्टेडियम भगवान विष्णु के नाम पे बना था, उसका नाम इन लोगों ने बदल दिया। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी सर्वमान्य नेता थे, उनके नाम पे बदला, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। ये सरकार कहती है हिंदुत्व की बात करती है, तो अरे जितने हिंदू आप हो उतने हिंदू हम भी हैं, पर हम ढकोसले की राजनीति नहीं करते, हम मजबूती की राजनीति करते हैं। आप इनके विधायक राधे मोहन दास अग्रवाल जी ने विधानसभा में सवाल पूछा। नेहा जी मुझे लेट मी कंप्लीट, जल्दी से रखिए। मैं सर कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, जल्दी बात रखिए। 10 सेकंड। इनके विधायक राधे मोहन दास अग्रवाल जी ने पूछा कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई है, कितने ब्राह्मण शोषित हुए हैं? एक जाति वर्ग विशेष को फेवर किया जाता है। सर ये एक अपराधी को एक अपराधी की नजरिए से क्यों नहीं देखते आप लोग?
अगर विकास दुबे बिल्कुल मारा देखते गया हैं तो हम क्या लोग। वो अपराधी नहीं था क्या? मैं कह तो रहा हूं कि 10 आप टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट जारी करें, सबको पता चल जाएगा किस पार्टी में कितने वो हैं। जो बड़ी बड़ी टिफिनें जेलों में जाती हैं, सबको पता चल जाएगा। आप टॉप 10 माफियाओं की नहीं, लिस्ट जारी विकास करें। दुबे हम तो विकास दुबे मानते की हैं। अगर मैं बात करूं तो क्या हम वो उनकी सपा की बात- सरकार में उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गया था क्या? पहले हाँ ना, मेरी उत्तर पूरी बात प्रदेश सुन में। लें, तो मेरी पूरी बात कंप्लीट होने देने आज जी। हम विकास दुबे को नहीं प्रोटेक्ट करते, पर उस दुबे का क्या जो आज जेल में सड़ रही है, क्या वो अपराधी है? आप मैं कितने दुबे और पांडे सर, ये तो तय करेगा कोर्ट ना, हूँ। ये आप और हम तय नहीं करेंगे, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये कोर्ट को तय करना है। सवाल अब इस बात को लेकर है, ये सवाल इस बात को लेकर है कि अब जो किसानों का आंदोलन भी हो रहा है उसका क्या असर पड़ेगा राजनीति में? प्रदीप जी, आपसे मेरा बहुत सीधा बड़ा सा असर सवाल है, है। बहुत बड़ा असर है। इनकी सरकार उखाड़ के फेंक देंगे किसान। जैसे इनके विधायकों को दौड़ा और सांसदों को आपने देखा ना, प्रतापगढ़ के सांसद को कितने बेरहमी से पीटा गया। ठीक है। विधायक और सांसद में जो ठीक है। सरकार सुरक्षित नहीं है, ठीक उसमें है। आम जनता कहां से सुरक्षित? ठीक है प्रदीप जी, इसमें सियासी रोटियां सेकने की कोशिश तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी कर रहे हैं। नया सियासी रोटी सेकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। किसान आंदोलन से इतनी डरी हुई है कि कहीं वीरेंद्र प्रताप जी की मूर्ति के अनावरण पर वर्ग संघर्ष कराने का प्रयास करती है, कहीं सम्राट मिहिर भोज के मूर्ति के अनावरण पर वर्ग संघर्ष कराने की बात करती है। कहीं पर लगातार आप ये देख रहे हैं, जब विद्यार्थी सड़कों पर होता है उन पर लाठियां चलाई जाती हैं, किसान सड़कों पर होता है उन पर लाठियां चलाई जाती हैं। किसी की भी मांग ना माने जाने की पूरी स्थिति बनी रहती है। जब जो भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, या तो वो देशद्रोही बता दिया जाता है या तो वो पाकिस्तानी बता दिया जाता है। चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे देश की आम आवाम हो। तो निश्चित तौर पर सरकार के इन सवालों के साथ उत्तर प्रदेश की आवाम सरकार को जवाब देने जा रही है और आने वाले चुनाव में इस सरकार को उत्तर प्रदेश की उस आवाम के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और अंत स्थिति ऐसी आएगी वो जवाब इनके पास नहीं होगा और जनता के पास जवाब होगा, जनता को जवाब देने जा रही है। चलिए, और इसके कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। कहीं पर किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की जा रही है, तो कहीं पर यह भी खबरें निकल के सामने आ रही है कि किसान सम्मान निधि भी कहीं ना कहीं दोगुनी कर सकती है सरकार। ऐसे में क्या डैमेज कंट्रोल करने की जो कोशिशें हैं वो कामयाब होगी सरकार की, वाकई देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।